जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास शुरुआत करना चाहता हूं कि ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि उससे कुछ सीखना है या बस अपने पन्ने ही पलटते रहना है। तो दोस्त, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मन से कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास करना है। यदि आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें कोई अच्छे नॉलेज वाला चीज़ ही देखिए, ये नहीं कि एंटरटेनमेंट करके उसके नेट को बर्बाद करें और फालतू समय को हम मतलब कर सकते हैं लॉस करें। तो इसका सदुपयोग करें समय को, और समय का वैल्यू ही आपको महान बना सकता है, हम लोगों को महान बना सकता है। इसीलिए समय का सदुपयोग करें और सही चीज़ों पर इन्वेस्ट करें समय को, क्योंकि यही एक समय है जो अभी इन्वेस्ट करने के बाद ये कई गुना होकर के फिर हमारे पास ही वापस आएगा इसका रिजल्ट। तो इस समय का सदुपयोग करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियां और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें से चारकोल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें से और भी ऑप्शन है, इस सभी के बारे में जानते हैं। देखिए स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? स्नेहक के रूप में यदि प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, कोक या कोयला जो होता है या लकड़ी का जानते हैं हम लोग की लकड़ी का जो भाग होता है वही बना हुआ लगभग कोक या कोयला लकड़ी से तैयार किया जाता है। और कार्बन ब्लैक जो होता है यह क्या है? यह हीरा है। क्या है? हीरा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह भी सही हो जाएगा कि चारकोल का इसका उपयोग किया जाता है। किस चीज़ में? तो रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह संरचना प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए प्रदान करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो देखिए आइए हम समझते हैं कि कार्बन के जो अपर रूप हैं कितने अपर रूप हैं। तो कार्बन के देखिए, कार्बन के मुख्य रूप से कह दिया जाए तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं और उस तीनों के बारे में आप लोग याद रखिए और इसका मुख्य विशेषता भी याद रखिए। थोड़ा सा ऊपर हम बना देते हैं ऐसे कार्बन का अपर रूप। ठीक है, इस प्रकार से 3 अपर रूप इसके हो जाते हैं। सबसे पहला तो एक देखिए कार्बन के जो पहला अपर रूप है वो क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा। दूसरा की बात करें तो ये हो जाता है ग्रेफाइट। कौन सा हो जाता है? ग्रेफाइट। और तीसरी की बात करें तो तीसरा हो जाता है फुलेरीन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फुलेरीन किसका अपर रूप है, तो फुलेरीन याद रखिए। देखिए 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ये 3 हुआ। अब इस तीनों के बारे में देखिए, ये जो होता है ये होता है चतुष्फलकीय। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। और इसके बारे में बात करें तो ये होता है षटकोणीय। कैसा होता है? षटकोणीय होता है। और बात करेंगे फुलेरीन की, फुलेरीन एक कह सकते हैं कि ये फुटबॉल के टाइप का होता है। ठीक है, ये फुटबॉल के टाइप का आकार का होता है। तो ये चतुष्कोणीय यदि कहेगा तो चतुष्कोणीय हीरा हो जाएगा और षटकोणीय कहेगा तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। फुलेरीन क्या हो जाता है? फुलेरीन में ढेर सारे भुजाएं होते हैं, अर्थात कह सकते हैं इसको फुटबॉल के आकार का ऐसे देखा जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा कह रहा है कि षटकोणीय व्यूह रचना। तो षटकोणीय अभी क्या कौन सा बताए हम? ग्रेफाइट। कौन सा बताए? ग्रेफाइट होता है षटकोणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए अब इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हो गया हीरा। क्या? हीरा। तो हीरा जो होता है जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और यह जो है सो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और यह जहर होता है। और उसके बाद देखिए ग्रेफाइट के बारे में भी बताए थे, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें और भी बेंजीन के बारे में आप जानते हैं, C6H6 कहा जाता है इसको। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्रोपिन का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। तो देखिए नेट्रियम सोडियम का Na से सूचित करते हैं, तो नेट्रियम इसी का लैटिन नाम है। अब इसमें देखिए पोटेशियम भी है। पोटेशियम को कैसे सूचित करते हैं, इसको भी याद रखिए कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है? कैलियम। तो कैलियम याद रखिए कि पोटेशियम का भी पूछ सकता है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, तो कैलियम होता है। इस प्रकार से यह याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए अनबुझे चूने कहें या बिना बुझा हुआ चूना कहें, अनबुझे या बिना बुझा हुआ चूना की बात करें तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि बुझा हुआ चूना की बात करें तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये होता है बुझा हुआ चूना। ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है,
OH का होल ट्वाइस, अर्थात हम कह सकते हैं H2O एक तरह से कह सकते हैं कि दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इससे H2O बन सकता है, H2O बन सकता है तो जल, और जब हम चूना में जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चूना बुझ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये है बुझा हुआ चूना, और जिसमें जल नहीं है, H2O नहीं है, वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, तो CO इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है CaCO3, इसको क्या कहते हैं, संगमरमर बोलते हैं, इसका बहुत नाम है, संगमरमर भी इसी को बोलते हैं, इसी को पर्ल अस भी बोलते हैं, क्या, ये पर्ल अस भी बोलते हैं, मोती भी इसी का बना रहता है, पर्ल अस। और यदि बात करें तो ये खड़िया चूना की बात करें तो खड़िया चूना भी इसी को बोला जाता है, क्या, खड़िया चूना हो, संगमरमर हो, पर्ल अस हो, मोती हो, ये सब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ट्रांस फैट के स्रोत की पहचान कीजिए। तो ट्रांस फैट देखिए पेस्ट्री और केक, ये भी जो जितने भी मतलब फास्ट फूड होंगे वो सब ट्रांस फैट ही होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है इसके ज़्यादा सेवन करने से, जैसे तले हुए सके हुए भोजन हो गया, अधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थ, ये सब क्या है, ये सब ट्रांस फैट है, अर्थात कह सकते हैं हम ये सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर के को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए यह गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी करता है, मतलब हमारे शरीर के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको कमी करता है, और यह बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर में वृद्धि कर देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की शरीर में मात्रा को बढ़ा देता है। इस प्रकार से ये जो है सेवन करने से ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोगों ने टेंथ में जरूर ही पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से आप इसको पता कर सकते हैं। दोनों तरफ जो है अभिक्रिया में दोनों तरफ जैसे तत्व की संख्या बराबर होनी चाहिए, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें 2 mg और O2, मतलब 2 mg है, इधर भी 2 mg है, O2 है, दो पीछे लगने का कारण इसका मतलब होता है कि आगे के वाला सबके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पीछे में लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, मैग्नीशियम के लिए भी है, तो 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, इधर देखिए 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन भी है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी में देखिए तो और किसी में नहीं पुरता होगा, ठीक है। तो देखिए इसे में mg और O है, एक है, इधर mg है लेकिन O2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस प्रकार से ये भी नहीं है। उसके बाद आगे और भी इसमें भी देखिएगा तो नहीं पूरेगा, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हम पहले वीडियो में दिखा चुके हैं, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये अपने मन से मैंने नहीं दिया है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको करना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो तांबा का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तरित चालक में करते हैं। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, कल वाला भी वीडियो में था। शीशा संचायक बैटरी होता है, ठीक है। चांदी फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए एक का चार किस में है, एक का 4 देखिए सी में भी है और बी में भी है, इससे नहीं पता चला। अब देखिए बी का जो है सॉरी एक का 3 होना चाहिए था, एक का 3 सिर्फ और सिर्फ डी में है, एक का 3 किस में है, एक का 3 है डी में, इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एक का 3 और उसके बाद बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने मिलाया था उस तरीके से ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रबर के एक टायर और सड़क के मार्ग के बीच घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.25 है। तो 20 मीटर की तेजिया के वक्र पर बिना पलटे कार चलाए जा सकने वाले अधिकतम चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इसमें फॉर्मूला होता है कि v बराबर होता है √μ RG, क्या होता है, √μ RG। अब देखिए इसमें म्यू समझना पड़ेगा क्या है। तो म्यू जो है यह है घर्षण गुणांक, क्या है, म्यू है घर्षण गुणांक। आर की बात करेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या हो जाएगा। और जी की बात करेंगे तो जी का मान देखिए दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान होता है। इस प्रकार से हम रख सकते हैं मान, यानी कि v बराबर √ हम लिख सकते हैं म्यू RG। अब यहाँ पर मान रखिए, देखिए घर्षण गुणांक का मान कितना था, म्यू का मान था 0.25 और उसके बाद इसमें त्रिज्या था 20 मीटर और उसमें दिया हुआ था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ये दशमलव रहेंगे तो नीचे 0 आएगा और ये दशमलव रहेंगे तो नीचे 00। अब देखिए इसमें से हम काट सकते हैं 25 चौका 100 और 4 पचे 20 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 49 और √अंडर में 49 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 7, ऑप्शन नंबर इसमें
बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, तो बी हमें आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जी का मान, आप देखिए जी का मान क्या होता है पहले समझिए। जी का मान देखिए, पृथ्वी ये है, ये विषुवत रेखा, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है इस प्रकार से। तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो इस प्रकार से जी के मान में क्या होता है? जी के मान में वृद्धि होता है। क्या होता है? जी के मान में वृद्धि। और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और यदि पृथ्वी के सेंटर पर बात करें, यानी सेंटर पर बीच में, तो वहां पर क्या होता है? जी का मान शून्य होता है। अब देखिए, ये ध्यान रखिए कि ऊपर जाएगा तो भी बढ़ेगा, नीचे जाएगा जो तो भी जी का मान वृद्धि होगा। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, शून्य नहीं कर सकते हैं। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, लेकिन कहेगा शून्य कहाँ होगा? तो पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर में होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। आप देखिए, इसका करा था जी का मान, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्या यह सही है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में करके कि सही है कि या गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, इसलिए कि कम होता है, इसलिए तभी तो जाकर के केंद्र पर जाकर के शून्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर इसका क्या होता है? जी का मान कम हो जाता है। यही ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? तो पृथ्वी का केंद्र पर कर रहे थे, केंद्र पर जब भार क्या होता है? भार तो वह बल है जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जितना बल से खींचता है, वही तो भार कहलाता है। अब देखिए, भार जब यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही केंद्र पर शून्य होता है, तो भार भी क्या होगा? भार भी शून्य होगा। भार भी क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन द्रव्यमान कभी परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान जो पृथ्वी के सतह पर रहेगा वही पृथ्वी के केंद्र पर, वही ध्रुव पर और वही विषुवत। द्रव्यमान तो कभी चेंज होगा नहीं। लेकिन भार कह रहा है, तो भार क्या है? भार एक बल कह सकते हैं या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सेंटर पर शून्य होता है, तो इसका भी भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तभी तुरंत बताए थे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन का चूज करना है। देखिए, जी के मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। जब जी का ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, जब पृथ्वी पर से कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालेंगे तो लगातार वेग घटेगा, और वेग घटने के कारण जी का मान क्या हो जाता है? जी का मान नेगेटिव हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे जी का मान घटता है। क्या होता है? जी का मान घटता है, क्योंकि वेग कम होता रहता है तो जी का मान घटता है। तो इस प्रकार से घटना या बढ़ना क्या परिवर्तन ही हुआ, तो इस प्रकार से ये तो सही है। उसके बाद देखिए, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए, जी बराबर क्या होता है? जी बराबर होता है कैपिटल जी m/r²। अब देखिए, ये जो m है यह पृथ्वी या ग्रह के लिए द्रव्यमान है। ठीक है, न कि किसी वस्तु के लिए। और ये जो g है ये तो कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल जी। इसका मान क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैपिटल जी का मान। और ये r क्या है? ग्रह की त्रिज्या के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर कर सकता है। पर यदि यह कहेगा कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यह किसी भी ग्रह या फिर जिस ग्रह के बारे में कह रहा है या जिस तारे के बारे में कह रहा है उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, ना कि इस वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, कह रहा था कौन सा असत्य है, तो असत्य कथन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या माना जाता है? ये भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग, देखिए स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है, तो कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? जब स्थिर कोणीय वेग है, जब वेग ही स्थिर हो जाएगा तो उसमें परिवर्तन, जब क्योंकि हम कहते हैं कि त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। जब यहाँ पर स्थिर वेग है, तो जब वेग ही स्थिर है तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का मान शून्य होगा। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होने रहा है। जब वेग बढ़ेगा या घटेगा तभी तो उसमें या तो त्वरण होगा या रिटार्डेशन होगा, कह सकते हैं मंदन होगा। लेकिन वेग स्थिर है, स्थिर वेग है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? कह रहा है कि m द्रव्यमान वाले कोई कण r त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या होगा? तो इसके लिए देखिए आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, जो कि
ये कह रहा है कार्यरत अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल को हम एफसी से सूचित करते हैं। किससे? अभिकेंद्र बल को एफसी से सूचित करते हैं। एफसी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाय होता है आर, एम वी स्क्वायर बटे आर। अब देखिए एम द्रव्यमान का वस्तु है तो ऊपर और नीचे यदि हम एम से गुना कर दें, क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि पी बराबर देखिए क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी, तो हमको पी बराबर एम वी के फॉर्म में लाना है, चूंकि ऑप्शन इसी प्रकार से है इसीलिए हमने एम से गुना कर दिया, इसलिए कि एम से एम को गुना हुआ गया तो ये हो गया एम स्क्वायर और भी तो पहले से ही स्क्वायर में था तो भी स्क्वायर हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर एम, तो आर एम तो हम कह सकते हैं कि एम स्क्वायर भी स्क्वायर की जगह पर देखिए पी बराबर एम बी है, तो इसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर अब बटे में हो जाएगा एम आर, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं? तो देखिए एकांक द्रव्यमान कह रहा है, तो एकांक द्रव्यमान का ताप का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसी को कहेंगे विशिष्ट उष्मा। क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है विशिष्ट उष्मा क्या होता है, तो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की खपत होती है उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला यानी कि वर्टिब्रेट्स जीव कौन से होते हैं? तो रीढ़ की हड्डी वाला होता है कीवी, कीवी एक पक्षी है, ये कीवी पक्षी में ही रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, अपने शरीर के तापमान को ये हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। जैसे कि इसमें इसके अंतर्गत आ जाता है स्तनधारी, कौन सा आ जाता है? स्तनधारी हो गया या पक्षी हो गया, ये होता है गर्म ब्लडेड, ठीक है। इसके अलावा जो भी होता है सब कोल्ड ब्लडेड होता है। तो स्तनधारी हो चाहे पक्षी हो, ये दोनों का गर्म ब्लड होता है। मतलब क्या, मौसम के अनुसार इसके तापमान जो है हमेशा स्थिर रहता है, मौसम का ताप वैसा ही रहेगा जैसा शरीर का तापमान रहेगा, तो ये तो सहन कर पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर, इसीलिए हम लोग को गर्मी भी ज़्यादा लगता है, ठंडी भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि शरीर का तापमान तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन तापमान यदि 37 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो हमें ठंड का एहसास होता है, और यदि 37 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो हमें गर्मी का एहसास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी स्तनधारी हैं वो सभी क्या हैं, वो गर्म ब्लडेड हैं। या पक्षी की बात कर दे तो पक्षी भी क्या है, गर्म ब्लडेड है। तो इस प्रकार से चलिए, उसके बाद उभयचर आ गया या सरीसृप आ गया, ये सब जो है ये सब क्या आते हैं, ये सब कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि ये अपने शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है। जैसे मेढक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि मेढक अपने शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है। क्या, मेढक जो है अपने शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है। तो मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होने के कारण इसके शरीर के तापमान को बढ़ाना घटाना बहुत आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये सब हो जाता है खट्टे फल या कह दें तो मिर्च में। किसमें? मिर्च में या खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी की बात करें तो ये केला में पाया जाता है, केला में पाया जाता है विटामिन सी। और डी की बात करें तो ये मछली के कॉड लीवर में, या कह दें मछली के कॉड लीवर के अलावा सूर्य के प्रकाश में। किसमें? सूर्य के प्रकाश में ये सब पाया जाता है। लेकिन यदि पूछ ले कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो मछली में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन मछली के कॉड लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन याद रखिए। आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आप भरपूर आनंद लिए होंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके हमें थोड़ा सा सहयोग कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।